नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबका जो प्यार और स्नेह हमारे चैनल को मिल रहा है काबिल तारीफ़ है। और मैं आशा करता हूं ये इसी तरीके से दोस्तों जारी रहेगा, ताकि हमने जो मुहिम शुरू की है कि फ्री इंग्लिश ग्रामर की कोचिंग हर ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंचाने की, इसमें हम सफलता हासिल कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमें कवर करना है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसा कि आपको इसके नाम से ही एक चीज़ समझ में आ रही होगी, डेफिनेट और इनडेफिनेट दो शब्द होते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो निर्धारित है, ठीक है। इनडेफिनेट जो निर्धारित नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं है, या जिसको आप स्पेसिफिकली बिल्कुल कैटेगोरिकली बता नहीं सकते कि अमुक चीज़ के बारे में बात की जा रही है, वो इनडेफिनेट है। ठीक है। और डेफिनेट जो श्योर शॉर्ट है, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी है, जिसके बारे में पूरा सब कुछ पता है हमें, वो डेफिनेट। ठीक है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस, सर ऐसा क्या हो गया कि हमें एक प्रोनाउन का नाम ही इनडेफिनेट रखना पड़ गया? हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हमें सारी जानकारी नहीं है। तो उन चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए आप इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है भाई। सेंटेंस में आपने किसी व्यक्ति के बारे में बात करी, अगर वो व्यक्ति या वो ऑब्जेक्ट डेफिनेट है, ठीक है, आपको उसके बारे में पता है कि भाई राम ने ये काम किया है, तो आपने उसके लिए ही लगा लिया। आपको पता है कि एक बुक वहां पर पड़ी हुई है, उसके लिए आपने इट लगा दिया। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि क्लास के सारे बच्चे आ जाओ, तो अब जब सारे बोला गया है तो उसमें ये तो पता नहीं कितने बच्चे आएंगे। भाई उस दिन उस क्लास में सपोज 50 बच्चे हैं, लेकिन उन 50 में से 30 ही बच्चे प्रेजेंट हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जी 50 बच्चे आएंगे या 30 बच्चे आएंगे? मास्टर जी ने ये कह दिया भाई सारे बच्चे आ जाओ, तो जो भी हैं वहां पर जितने भी मौजूद हैं सब आ जाइए। ठीक है। तो ऐसी कई बार इंस्टेंस हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहां पर आपको ये नहीं पता है, आप पूरी तरीके से कंफर्म होकर के ये नहीं कह सकते कि किस व्यक्ति, कितने व्यक्ति, किस ऑब्जेक्ट या कितनी ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है। और वहीं पर पिक्चर के सीन में आती है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जो आपको एक ऐसा मौका देती है, एक ऐसा हथियार देती हैं कि ठीक है, अगर आपको सारी जानकारी नहीं है पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में, तो आप इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल कीजिए और अपना काम चला लीजिए। ठीक है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं इसके बारे में। दीज प्रोनाउंस आर यूज टू पॉइंट आउट, ठीक है, ये इशारा करती हैं या और रेफर टू ए पर्सन और ऑब्जेक्ट इन जनरल, यानी कि आम बोलचाल में, आम जनसाधारण में आप उनके लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। दीज प्रोनाउंस आर यूज टू पॉइंट आउट और रेफर टू ए पर्सन और ऑब्जेक्ट, यानी पर्सन या ऑब्जेक्ट के लिए ये इशारा करती हैं इन जनरल एंड नॉट डेफिनेट। वो पर्टिकुलर इशारा नहीं करेगी, पिन पॉइंट इशारा नहीं करेगी, जनरल इशारा करती है। जो भी क्लास में मौजूद हैं सारे बच्चे, ठीक है, कोई भी नहीं, हर कोई, सारे के सारे, ठीक है, इस तरह के जो शब्द हैं वो पर्टिकुलर नाम या इशारा करके नहीं बताती हैं ये प्रोनाउंस। ठीक है। और इसमें क्या क्या प्रोनाउंस आपके पास हैं? आपके पास है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। ठीक है। एवरी यानी सारे, समबडी यानी कि कुछ, नोबडी यानी कि कोई नहीं, एनीबडी यानी कि कोई भी। ठीक है। इसी तरीके से फिर एवरीथिंग सारी चीजें, समथिंग कोई चीज, नथिंग कोई भी चीज नहीं, और एनीथिंग यानी कोई भी चीज। एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। आप एक ट्रेंड देख रहे होंगे यहां पर, ठीक है, वही शब्द रिपीट हो रहे हैं सर। प्रीफिक्स एवरी, सम, नो, एनी, पहले आपने इसके साथ में बडी लगा दिया यानी किसी व्यक्ति के बारे में, फिर आपने लगाया थिंग यानी कि वस्तु के बारे में, फिर आपने लगाया वन यानी कि एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, खुद के बारे में। ठीक है। ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, ये इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। बट आपको जो स्टार्टिंग वाले हैं ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लेने हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से।
ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको कुछ तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे के सारे कंठस्थ कर लें, कोई बात नहीं अगर एक आध छूट जाता है, बट स्टार्टिंग वाले तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जो रिपीट हो रहे हैं, जो एक पैटर्न में चल रहे हैं। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, सॉरी। ठीक है। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट है सम, बोथ और एनी। ठीक है, इनको भी साथ के साथ याद कर लीजिए। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, किस तरीके से सर इनके सेंटेंस बनते हैं। जब सेंटेंस की बात करते हैं तो देखिए, वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस स्टडीज। वन, अब ये वन किसके लिए लिखा गया सर? वन यानी कि किसी व्यक्ति के लिए, एक आम बोलचाल में, कि भाई आदमी को अपनी पढ़ाई के प्रति होशियार रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, आदमी को अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अब आदमी किसी, भाई हर व्यक्ति के लिए कहा जाता है ये, भाई हर व्यक्ति को अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर आप किसका नाम लेंगे? राम का नाम लेंगे, श्याम का नाम लेंगे, दिनेश का लेंगे, किसका लेंगे? तो आपने एक ये प्रोनाउन इस्तेमाल कर ली वन। ठीक है, ये किसके लिए इशारा कर रही है? आम पब्लिक के लिए, वे हर व्यक्ति को अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है। एवरीवन बिलीव्ड हिम, हर कोई उसका यकीन कर गया, हर किसी ने उसके ऊपर भरोसा किया। तो ये जो एवरीवन है, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? हर किसी के लिए, जो भी उसके संपर्क में आया। अब आप ये बताइए, ये जो हिम है, इसके संपर्क में कौन कौन आया, ये कैसे पता चलेगा? पता चल ही नहीं सकता। भाई लाखों आदमी, हजारों आदमी उसके संपर्क में आए होंगे, लेकिन आपने एक जनरल शब्द कह दिया कि भाई जो भी आदमी उसके संपर्क में आया, एवरीवन, हर कोई उसकी बातों पर यकीन कर गया। ठीक है। तो अब यहां पर आप किस किस का नाम लेते या कितनी गिनती करते? संभव ही नहीं है। आपने क्या किया? एवरीवन का इस्तेमाल कर दिया, इसने आपका सारा काम हल कर दिया। तो इस तरीके की जहां पर सिचुएशन ऐसी हो जहां पर आप स्पेसिफिकली पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो कि भाई इतने आदमी थे, उनके ये नाम थे, वहां पर आप इंडेफिनिट प्रोनाउंस का इस्तेमाल करिए, आपका काम चल जाएगा। ठीक है। देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं। समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। अब नहीं पता किसने चुराई, बट किसी ना किसी ने तो चुराई है, बड़ी घड़ी चोरी हो गई है। तो अब किसका नाम लें? किसी का, कोई, समबडी, ये है वो कोई। ठीक है। समबडी हैज स्टोलन माई वॉच। क्लियर? देखिए, नो बडी वॉज देयर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड, भाई कोई घटना हो गई, दुखद घटना, वहां पर कोई बच्चा डूब करके मर गया। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि भाई वहां पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। तो अब किस किस का नाम लोगे कि भाई दिनेश वहां नहीं आया, श्याम वहां नहीं आया, रमेश वहां नहीं आया? आपने क्या कहा जी? वहां पर कोई भी नहीं आया उसे बचाने के लिए। ठीक है। तो नो बडी वॉज देयर टू सेव द चाइल्ड या ड्राउनिंग चाइल्ड। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। नन बट द ब्रेव, एक बहुत फेमस कहावत है दोस्तों ये, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, यानी कि केवल बहादुर को ही न्याय मिलता है। जो बहादुर है, जिसकी लाठी में दम है, वो न्याय पाता है, कमजोरों को न्याय नहीं मिलता इस दुनिया में। तो इस कहावत को किस तरीके से कहा गया इंग्लिश लैंग्वेज में? नन बट द फेयर, यानी कि बहादुर के अलावा किसी को नहीं मिलता। तो ब्रेव और बट का इस्तेमाल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में। बट का इस्तेमाल होता है सिवाय के लिए, यानी कि किसी को नहीं, बट यानी कि केवल किसको? जो बहादुर लोग हैं, ब्रेव पर्सन हैं। ठीक है। तो नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, फेयर यानी कि न्याय, अच्छी बातें। ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स, एक और बड़ी बेहद इंपॉर्टेंट कहावत, कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सुनी है ना कई बार ये कहावत। अब आप इसका इंग्लिश वर्जन सीखिए। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर वो चीज जो चमकती है सोना नहीं होती है। ठीक है। तो किस तरीके से यहां पर इस्तेमाल की गई है इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल, यानी कि हर वो चीज जो चमकती है सोना नहीं होती है। तो यहां पर ये सारी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं दोस्तों। समबडी, नोबडी, एवरीवन, वन, ऑल, और ओनली रमेश कैन रिमेन हियर, अदर्स मे गो होम, अदर्स, ये यहां पर इंडेफिनिट, यानी कि रमेश को छोड़ करके बाकी सारे लोग चले जाएं। ठीक है। तो आपने अदर्स का इस्तेमाल किया यहां पर, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इज इट क्लियर? आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके इसके कुछ इंपॉर्टेंट नियम, रूल्स की, जो आपको एग्जाम के समय
ध्यान रखने हैं। ये अक्सर जो है, ये रूल्स जो मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए एरर स्पॉटिंग या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पहले नियम की बात करते हैं। एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन। ये जो शब्द हैं, ये 8 शब्द जो हैं, ये क्या लेते हैं, इनके साथ में सिंगुलर प्रोनाउन आपको लेनी है। अगर सेंटेंस में, अब आपके मन में एक बात डाउट दे रही होगी कि सर ये तो खुद इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इनके साथ में फिर से प्रोनाउन लेनी है क्या? हाँ, प्रोनाउन के बाद में भी प्रोनाउन आ सकती है। ये किसने कह दिया कि आप सेंटेंस में एक ही बार प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे? भाई मेरा सेंटेंस है, उसमें हो सकता है मुझे एक प्रोनाउन इस्तेमाल करने के बाद में भी प्रोनाउन इस्तेमाल करनी पड़ जाए। कई बार ऐसा हो सकता है कि जी एक प्रोनाउन तो सब्जेक्ट का काम कर रही है, दूसरी प्रोनाउन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का काम करे। हो सकता है कि एक प्रोनाउन के बाद में अपोजिशन में दूसरी प्रोनाउन हो सकता है एक प्रोनाउन के साथ में दूसरी उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दे रही हो, रिलेटिव प्रोनाउन है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सर सेंटेंस में एक ही बार प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा इसको, इफ रिक्वायर्ड, यानी कि जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो आप इन 8 इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ में क्या लेते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। इनके साथ में ये जो 8 शब्द हैं, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, इन 8 के साथ में आप जो अगली प्रोनाउन लेंगे वो सिंगुलर प्रोनाउन होनी चाहिए, प्लूरल वाली नहीं इस्तेमाल होगी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर जेंडर पता नहीं है तो फिर आप ही वाली प्रोनाउंस जो हैं केवल उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। अब सर ही पर आकर के कैसे बात रुकती है, देखिए पहली चीज, एक तो सिंगुलर होनी चाहिए। तो सर सिंगुलर में तो ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है और इट भी आ सकता है। ठीक है, और अगर जेंडर पता नहीं है तो आप ना तो फेमिनाइन मानेंगे उसे, ना न्यूट्रल मानेंगे, आप उसे मैस्कुलाइन मानते हैं। ठीक है, इसीलिए ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल होगा। अगर स्पेसिफिकली आपको सेंटेंस में पता चल जाए कि भाई लड़कियों की बात हो रही है तो आप शी, हर या हर सेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर कट ये पता चले कि निर्जीव चीजों की बात हो रही है तो इट वालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। एवरीवन हैज हिज ओन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट। एवरीवन, ये तो हो गई यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि भाई इस मुद्दे पर हर व्यक्ति का अपना विचार हो सकता है। इस मुद्दे पर हर व्यक्ति, अब ये जो हर व्यक्ति है ये क्या है, ये यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम कर रहा है और उसके अपने विचार। अब देखो दोबारा एक प्रोनाउन आ गई कि नहीं आ गई? भाई पहली चीज तो इंडेफिनिट प्रोनाउन यहां पर है। अब सर लेकिन उसके बाद सेंटेंस में फिर से जरूरत पड़ रही थी इस वाले आदमी के विचार, तो हिज ओन आइडियाज। अब यहां पर हम हिज की जगह अगर देयर इस्तेमाल कर दें सर, गलत हो जाएगा, प्लूरल प्रोनाउन नहीं इस्तेमाल करनी है। एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन और एवरीबडी, समबडी वाली जो है, इन 8 प्रोनाउंस के साथ में आपको हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो एवरीवन के साथ में आपने हिज का इस्तेमाल कर लिया कि हर इस सब्जेक्ट के ऊपर हर व्यक्ति के अपने अलग विचार हो सकते हैं। इसी तरीके से ही हेल्प्ड एवरी वन ऑफ हिज क्लास फेलोज इन द प्रोजेक्ट, उसने अपनी क्लास के हर बच्चे की मदद करी इस प्रोजेक्ट में। तो अब सब्जेक्ट है ही और इंडेफिनिट प्रोनाउन यहां पर ये आ गई एवरीवन, यानी कि अपनी क्लास के हर बच्चे का, एवरी वन ऑफ हिज क्लास फेलोज, यानी उसके जितने क्लास के सहपाठी थे उनमें से हर एक की उसने मदद करी। तो अब देखिए एवरी वन के लिए यहां पर जो प्रोनाउन अगली आ रही है वो ही वाली इस्तेमाल होगी। ठीक है, इफ एनीबडी हेल्प्स मी, अगर कोई मेरी मदद करता है, आई शैल बी थैंकफुल टू हिम। अब आप कहेंगे कि सर आप तो कह रहे थे कि ही वाली प्रोनाउंस इस्तेमाल करनी है, यहां पे तो आई का भी इस्तेमाल हो गया। समझिएगा, देखो अगर किसी ने मेरी मदद करी, किसी ने मेरी मदद करी तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा या उसका एहसानमंद रहूंगा। अब देखिए ये एनीबडी के लिए मी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, एनीबडी के लिए आई का इस्तेमाल नहीं हुआ है, एनीबडी के लिए हिम का इस्तेमाल हुआ है। जिस व्यक्ति ने मेरी मदद करी मैं उसका एहसानमंद रहूंगा। ठीक है, तो एनीबडी का देखिए रिलेशन किससे है, हिम से। भाई किसी व्यक्ति ने मेरी मदद कर दी
तो मैं एहसानमंद किसका रहूंगा? उसी व्यक्ति का ना। एनीबडी के लिए हिम का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये मत सोच लेना कि सर बीच में तो और भी कई प्रोनाउन आ रही हैं। बात हो रही है कि अगर आपने सेंटेंस में एक इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, उसे आपको बाद में दोबारा इस्तेमाल करना पड़ रहा है या उसके लिए किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो आप सिंगुलर प्रोनाउन और वो भी ही वाली इस्तेमाल करेंगे। एनीबडी तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और किसकी मदद हो रही है? मी की। तो मी क्या हो गया यहाँ पर सर? ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे सेंटेंस में आगे इस एनीबडी की फिर से जरूरत पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि इसने तो मेरी मदद करी, मैं इसका एहसानमंद होऊंगा। तो अब इस एनीबडी को दोबारा लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? रिपीटिशन नहीं करूंगा, उस व्यक्ति की जगह हिम का इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीवन कैन विन द प्राइज इफ ही ट्राइज फॉर इट। कोई भी व्यक्ति पुरस्कार जीत सकता है अगर वो उसके लिए मेहनत करे, कोशिश करे। अब देखो, एनीवन कोई भी जीत सकता है। सब्जेक्ट एनीवन हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है? प्राइज। क्या जीता जाना है? पुरस्कार जीता जाना है। अब मुझे दोबारा एक बात कहनी है कि लेकिन शर्त क्या है? पुरस्कार जीतने की शर्त क्या है? कि उस व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। तो एनीवन के लिए आपने ही का इस्तेमाल किया। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम, इफ ए सेंटेंस कंटेन्स ए क्वेश्चन टैग। अगर आपके पास सेंटेंस में क्वेश्चन टैग है, अब सर बात आती है क्वेश्चन टैग की। क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग कुछ नहीं है, इसको हम डिटेल से आगे जब टॉपिक आएगा हमारा तब पढ़ेंगे। मैं अभी आपको इसकी जो जरूरी जानकारी है वो बता देता हूँ। किसी भी सेंटेंस में आप अगर एक बात कह रहे हैं और आपको उस बात के ऊपर जोर देना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज मास्टर जी क्लास में आए, मास्टर जी ने पूछा भाई सब बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया? और उसके बाद में क्या बोलते हैं? कर लिया कि नहीं? तो ये जो कर लिया कि नहीं पूछा जा रहा है, ये क्या है? क्वेश्चन टैग है। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई और भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे आप ये कह सकते हो कि मैं क्लास में फर्स्ट आया, आया था कि नहीं? आया था कि नहीं, ये जो आप बाद में एक सवाल पूछते हैं अपनी बात के ऊपर जोर देने के लिए, ये कहलाता है क्वेश्चन टैग। आप अपने दोस्त से कह सकते हो, याद करो मैंने पिछले साल तुम्हारी मदद करी थी कि नहीं? तो बाद में जो आपने पूछा ना, करी थी कि नहीं, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन टैग। यही क्वेश्चन टैग कहलाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप कैसे इस्तेमाल करते हो इसको? जैसे शी वन द प्राइज, डिडंट शी वन द प्राइज, उसने पुरस्कार जीता लड़की ने। डिड नॉट शी, क्या नहीं जीता था? क्वेश्चन मार्क। तो ये जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कहते हैं आप क्वेश्चन टैग। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे। अगर आपके पास सेंटेंस में एक क्वेश्चन टैग है और सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। वही 8, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन। अगर ये 8 लोग हैं, इनको हम 8 लड़के समझ लेते हैं। ठीक है, बार बार इन्हीं की बात होनी है। अगर ये 8 लड़के सेंटेंस में सब्जेक्ट हैं और एक क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, तो क्या होगा सर? प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल होगी। अब यहां पर प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल होगी। पिछले वाले नियम में क्या था? सिंगुलर इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन अगर क्वेश्चन टैग लगता है तो फिर क्वेश्चन टैग में आपको दे का इस्तेमाल करना है, प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। कहां पर? सेंटेंस में नहीं, क्वेश्चन टैग वाली जो हिस्सा है उसके अंदर आपको दे का इस्तेमाल करना है। कैसे? समझिए। एवरीबडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंट। हर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट, बुद्धिमान नहीं हो सकता। कह देते हैं ना गांव देहात में कि भाई हर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, हर कोई आईएएस नहीं बनता है। आपने एक सेंटेंस बोला, हर कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। अब इसके बाद में आपने क्वेश्चन टैग क्या लगाओगे? क्वेश्चन टैग, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा अपोजिट होता है। जो बात कही जा रही है अगर पॉजिटिव सेंस में कही जा रही है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। बात अगर नेगेटिव ही कही जा रही है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में आ जाएगा। हमेशा उल्टा चलता ही है। ठीक है, ध्यान करके देखिएगा, अपने मन में सोचिएगा, आप पाएंगे कि हमेशा क्वेश्चन टैग जो है उल्टा कहा जाता है। देखिए, एवरीबडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, हर कोई व्यक्ति, यह तो हो गई आपकी इंडेफिनिट प्रोनाउन। कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान नहीं हो सकता। तो अब इसका क्वेश्चन टैग जो लगेगा,
भाई कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, नेगेटिव की बात कही जा रही है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में आएगा। क्या हो सकता है? क्वेश्चन टैग में आपने क्या कहा? क्या हो सकता है? फिर से समझिए बात को। आपने एक सेंटेंस कहा, हर कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। क्या हो सकता है? तो अब देखिए, ये जो एवरीबॉडी है इसकी बात हो रही है, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। लेकिन जब इसके लिए एक क्वेश्चन टैग लगेगा, ये वाला हिस्सा, तो यहां पर आप कौन सी प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे? ही का इस्तेमाल मत कर लेना। अगर आपने ही का इस्तेमाल कर लिया तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, वो भी प्लूरल वाली, बहुवचन वाली। और बहुवचन में आपके पास कौन सी होती है? दे। इज इट क्लियर? इसी तरीके से एवरीवन डज हिज वर्क, हर कोई व्यक्ति अपना काम करता है। अब देखो देखो दोस्तों, हर कोई आदमी अपना काम करता है, पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा। हर कोई आदमी अपना काम करता है, क्वेश्चन टैग में क्या कहोगे? क्या नहीं करता है? डोंट दे। अब देखिए, एवरीवन, हर कोई व्यक्ति, आम बोलचाल में आपने हर किसी व्यक्ति के लिए कह दिया। अब इसके लिए जो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन लगेगी वो कौन सी लगेगी? प्लूरल वाली लगेगी, डोंट दे। अगर आप ही इस्तेमाल कर लेते हो, शी इस्तेमाल कर लेते हो, वी इस्तेमाल कर लेते हो, गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन टैग अगर सेंटेंस में लगा हुआ है और एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, सो समवन, नोवन, एनीवन, ये 8 लड़के अगर हैं सब्जेक्ट, तो फिर आप क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे वो प्लूरल वाली इस्तेमाल करनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला नियम, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ये 4 और हैं, उन्हीं 8 के दोस्त हैं। ठीक है, ये 4 उन्हीं पिछले वाले 8 जो हैं, एनीबडी, समबडी वाले, समवन, एनीवन वाले, उन्हीं के 4 दोस्त और आ गए अभी ये। इनका इस्तेमाल आप कहां करते हैं? आर यूज्ड टू रेफर टू अनसर्टेन इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट्स। वो जो 8 लड़के हैं वो दोस्तों इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? पर्सन्स के लिए। और ये वाले जो 4 लड़के हैं ये इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, आपको देख करके ही लग रहा होगा थिंग लगा हुआ इनमें, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल होता है इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट्स को की तरफ इशारा करने के लिए। दे ऑलवेज टेक सिंगुलर प्रोनाउंस, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही इस्तेमाल होगी। और वो भी कौन सी वाली? सोचिए अपने दिमाग से, भाई थिंग की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो क्या लगेगा? निर्जीव चीजें हैं, निर्जीव चीजों के साथ में क्या लगाओगे? इट, सर, इट, इट्स या इटसेल्फ। ठीक है, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, ही, हिमसेल्फ, ही, शी, ये सब नहीं लगेंगे, ये चीजें नहीं लगेंगी। क्या लगेंगी? इट लगेगी, इट्स लगेगी और इटसेल्फ लगेगी। ठीक है, क्लियर? आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन, हर चीज की अपनी मर्यादा होती है। एवरीथिंग, अब यहां पर एवरीथिंग है तो हर व्यक्ति मत कह देना, व्यक्ति के लिए तो फिर आपको एवरीवन कहना चाहिए था या एवरीबडी कहना चाहिए था। आपने एवरीथिंग लिखा, इसका मतलब हर चीज। अब चीज है तो वो ना तो पुरुष है ना वो स्त्रीलिंग है, चीज तो भैया क्या होता है? कौन सा जेंडर होता है? न्यूट्रल जेंडर होता है, निर्जीव चीज, हम पढ़ चुके हैं। और निर्जीव चीज के लिए आप कौन सी प्रोनाउन लगाते हैं? इट। तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, हर चीज की अपनी अलग सीमाएं हैं, अपनी अलग मर्यादाएं हैं। ठीक है, तो आप एवरीथिंग के साथ में इट्स प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं अगर सेंटेंस में आगे जरूरत पड़ती है तो। आप अगर देयर इस्तेमाल कर लें तो भी गलत है, हिज इस्तेमाल कर लें तो भी गलत है, या वंस इस्तेमाल कर लें। वन जो प्रोनाउन है ये भी दोस्तों व्यक्ति के लिए सी इस्तेमाल होती है। ठीक है, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। ठीक है, तो ये वाला जो कुटुंब है पूरा, ये व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है, सजीव चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। निर्जीव चीजों के लिए ये इट वाला कुटुंब इस्तेमाल होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, इफ ए सेंटेंस कंटेन्स ए क्वेश्चन टैग। रूल नंबर 2 का ही रिपीटिशन है, बस फर्क क्या है? रूल नंबर 2 लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ था, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, वो 8 लड़के थे वहां पर। अब की बार ये 4 दोस्त हैं। ठीक है, और क्वेश्चन टैग वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। इफ ए सेंटेंस कंटेन्स ए क्वेश्चन टैग एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, अगर यही 4 आपके सब्जेक्ट हैं तो क्या होगा? आप प्लूरल प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करेंगे और दे या ही का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है,
वहां पर भी आप दे या ही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन टैग में। ठीक है, कैसे, देखिए, एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, हर चीज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, चमकीली और सुंदर, बहुत प्यारी दिख रही है। ठीक है, एवरीथिंग, हर चीज। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या हो गई आपकी, एवरीथिंग। सब चीजें खूबसूरत, सुंदर और चमकीली हैं, क्या नहीं है? क्वेश्चन टैग में क्या कहोगे, क्या नहीं है? भाई बात जो मेन सेंटेंस में कही आपने वो कैसी है, पॉजिटिव, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव का। हर चीज सुंदर है, क्या नहीं है? अब दोस्तों इसके लिए क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगी वो क्या होगी, इजंट इट। ठीक है, दे या ही का इस्तेमाल मत कर लेना। भाई निर्जीव चीज है तो दे, ही, शी, ये तो सब सजीव के लिए आती हैं, उनका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो सकता है, आपको इट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने ही का इस्तेमाल कर लिया तो गलत हो जाएगा, दे का इस्तेमाल कर लिया तो भी गलत हो जाएगा, आपको इट का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन टैग अगर थिंग वाला है तो उसमें इट का इस्तेमाल करोगे। अगर नॉर्मल बात है, सजीव चीज वाला है, तो नॉर्मल सेंटेंस में तो आप ही का प्रयोग करते हैं, एवरीथिंग, सॉरी, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, इनके साथ में। अगर क्वेश्चन टैग है तो वहां पर दे का। जब निर्जीव चीजों की बात हो रही है तो इट का इस्तेमाल होना है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, इफ वन, ये जो वन प्रोनाउन है इसका आपने इस्तेमाल किया एज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या करना है, प्रोनाउंस लाइक वन, वंस, वन सेल्फ, इनका इस्तेमाल करेंगे आप आगे सेंटेंस में। आगे आपको अगर जरूरत पड़ती है तो इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करोगे, वन, वंस या वन सेल्फ का। किसका इस्तेमाल नहीं करना है, ही का इस्तेमाल नहीं करना है, हिज का नहीं करना है, हिम का नहीं करना है, हिमसेल्फ, दे वाला जो पूरा कुटुंब है इनका भी इस्तेमाल नहीं करना है। ओ एन ई एस, वंस, ये वाला वंस भी इस्तेमाल नहीं करना है, और ओ एन सी ई, ये वाला भी इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट दोस्तों बहुत बारीक है, सुनने में एक जैसे शब्द लगते हैं लेकिन इनको ध्यान से देख लीजिए। वन अगर प्रोनाउन आपने इस्तेमाल करिए तो इसके साथ में या तो वन लग सकता है, ओ एन ई एपोस्ट्रॉफी वाला, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या वन सेल्फ, खुद, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, वन शुड लव वंस कंट्री, हर किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए, देश से प्रेम करना चाहिए। तो वन ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, किसके लिए इस्तेमाल होती है, हर किसी के लिए। तो आप वन कह लीजिए या एवरी वन कह लीजिए, एक ही बात है। तो वन अगर आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल करी है तो इसके साथ में अगर आपको बाद में दोबारा जरूरत पड़ रही है तो आप ये वाली वंस का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कहाँ मिला था आपको, ये वाला। ठीक है, इसकी बजाय अगर आपने हिज का इस्तेमाल किया, वन शुड लव हिज कंट्री, गलत है। वन शुड लव देयर कंट्री, तो भी गलत है। वन शुड लव वंस कंट्री, ये वाला, तो भी गलत है। और आपने अगर ये वाला वंस इस्तेमाल किया तो भी गलत है। ये जो वंस है, ओ एन सी ई, इसका मतलब होता है एक बार, वंस। ठीक है, इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, वन शुड हेल्प वन सेल्फ, हर किसी को अपनी मदद खुद करनी चाहिए, कोई और नहीं आएगा। ये जो कहावत है ना, कि अपना हाथ जगन्नाथ, कि आदमी को अपने कंधों पर मजबूत होना चाहिए, अपनी मदद खुद करनी चाहिए, वही सेंटेंस का कहा गया है, वन शुड हेल्प वन सेल्फ, अपने आप की खुद ही मदद करनी पड़ेगी। अब दोस्तों देखिए, वन सेल्फ ये कौन सा वाला है, ये वाला है सर। इसके अलावा बाकी सर, हिमसेल्फ इस्तेमाल किया तो भी गलत है, देयर सेल्फ इस्तेमाल किया तो भी गलत है, देम सेल्फ इस्तेमाल किया तो भी गलत है, और वन सेल्व्स, वन सेल्व्स नहीं होता है, वन सेल्फ होता है हमेशा। ठीक है भाई, बात हो रही है वन की, तो सेल्व्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, सेल्फ, एस ई एल एफ, सेल्फ इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। इज इट क्लियर? चलिए बात करते हैं अगले नियम की। टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर आपके पास एक सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ऐसी नाउन जिसे आप गिन सकते हैं और वो काउंटिंग में एक है, तो वन का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन, अगर वहां पर कई सारी हैं, बहुवचन वाली काउंटेबल नाउन्स हैं, तो उनके लिए आप वंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओ एन ई एस। अब ये मत कहना सर ओ एन ई का मतलब तो एक होता है, बहुवचन के लिए आप ओ एन ई एस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? भैया ये ओ एन ई वन जो यहां पर इस्तेमाल हो रही है प्रोनाउन, इसका मतलब होता है व्यक्ति,
स्वयं, ठीक है। इज इट क्लियर? देखते हैं। दिस इज ए न्यू टेबल, ये एक नई टेबल है। बट दैट इज एन ओल्ड वन, लेकिन अब आप अगर कहें कि ये एक नई टेबल है लेकिन वो एक पुरानी टेबल है, ठीक है। तो आपने क्या किया, दिस इज ए न्यू टेबल, ये वाली तो एक नई टेबल है, बट दैट इज एन ओल्ड वन, वो एक पुरानी है, ठीक है। तो अगर आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, भाई बात हो रही है ये इस एक टेबल की, ठीक है, और वहां पर जो है वो भी एक टेबल है, तो उस वाली के लिए आपने दैट इज एन ओल्ड वन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन थी, एक टेबल की बात हो रही थी, तो आपने वन का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर कई सारी हैं, प्लूरल हैं, तो वहां पर आप क्या करोगे, दीज आर, सॉरी वो नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, ओके, ठीक है। देखते हैं, दिस इज अ न्यू टेबल बट दैट इज एन ओल्ड वंस, अगर आपने एक ही टेबल के लिए ONES इस्तेमाल कर लिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। दीज आर न्यू टेबल्स, ये सारी नई टेबलें हैं, लेकिन वो जो बात हो रही है दोज, उनके लिए आप क्या कहोगे, दोज आर ओल्ड वंस, वो सारी टेबल कैसी हैं, इसको ये दोस्तों मैंने गलत मार्क कर दिया, ये करेक्ट सेंटेंस है, दोज आर ओल्ड वंस, वो पुरानी हैं। जहां पर एक टेबल की बात होगी या एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात होगी तो उसके लिए आप वन का इस्तेमाल करोगे, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल बहुवचन, उसके लिए आप ONES वंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? आइए, लेकिन ऐसा मत कर देना जैसे दीज आर न्यू टेबल्स बट दोज आर ओल्ड वन, प्लूरल की बात हो गई है तो सर वन सी आना चाहिए, अगर आपने ONE1 लिखा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ONE' लगा दिया तो भी गलत है, ONE' वंस जो होता है इसका मतलब होता है उसका, जबकि यहां पर तो आपको क्या चाहिए, नॉमिनेटिव केस वाली प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले नियम की। सम, समवन, समथिंग, समबडी, ये वाली जो प्रोनाउंस हैं आर यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंस, इनका प्रयोग दोस्तों एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस इन्हीं में ही किया जाता है। वाइल एनी, जबकि एनी, एनीवन, एनीबडी और एनीथिंग, इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल आप कहां करते हैं, आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, इनका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। जैसे ही हैज बॉट सम मैंगोज, अगर आप कहते हैं किसी पॉजिटिव सेंस की बात तो वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हो ये ग्रुप का, सम, समथिंग, समबडी, ठीक है, या समवन। अगर आपको नेगेटिव वाली बात करनी है तो वहां पर आप एनी वाली ग्रुप का इस्तेमाल करोगे, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन, ठीक है। जैसे ही हैज बॉट सम मैंगोज, उसने कुछ मैंगोज खरीदे, उसने कुछ आम खरीदे, तो उसने कुछ खरीदे हैं ना, पॉजिटिव वाली बात है तो आपने सम का इस्तेमाल कर लिया, ही हैज बॉट सम मैंगोज। अगर आप वहां पर कहो ही हैज बॉट एनी मैंगोज तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसकी बजाय अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस कहना है, जैसे आई हैव नॉट एनी पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है, आपके दोस्त ने पूछा कि यार तुम्हारे पास मेरा पेन है, आपने क्या बोला, नहीं 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 मेरे पास कोई पेन वैन नहीं है, आई हैव नॉट एनी पेन, नेगेटिव वाली बात थी ना, यहां पर आपने किसका इस्तेमाल किया, एनी का। यहां पर आप सम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आई हैव नॉट सम पेन, वो गलत हो जाएगा। अगर आप कहते हैं आई हैव नॉट सम पेन तो वो गलत हो जाएगा। नेगेटिव में, नेगेटिव सेंस में आपको एनी का इस्तेमाल करना है, एनी के साथ साथ एनी का जो परिवार है, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन, वो भी आएंगे। और अगर पॉजिटिव सेंस वाली बात कर रहे हो तो वहां पर सम वाला परिवार जो है, सम, समबडी, समथिंग, समवन, इनका इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, इन इंटेरोगेटिव सेंस, अगर आपके पास इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं तो वहां पर क्या करना है, वहां पर आप सम और एनी दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हो, क्वेश्चन वाले में दोनों अलाउड हैं। कैसे? ऐसे, हैव यू बॉट सम पेन्स, क्या तुम कुछ पेन लाए हो, हैव यू बॉट सम पेन्स, क्या तुमने कुछ पेन, अच्छा बॉट है, बॉट का मतलब खरीदे, हैव यू बॉट यानी क्या तुमने कुछ पेन खरीदे हैं, तो आपने सम लगा दिया। हैव यू बॉट एनी पेन्स, क्या तुमने कोई पेन खरीदा है, इसका मतलब हो गया कुछ, ठीक है, और एनी का मतलब हो गया कोई। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं, ऐसा नहीं है कि सर क्वेश्चन वाले में इसका इस्तेमाल तो होगा, इस वाले का नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं।
आपको दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, निर्भर करेगा कि सेंटेंस का अर्थ क्या देना चाह रहे हैं। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ पेन खरीदे तो सम पेन्स, हैव यू बॉट एनी पेन्स। अगर आप कहना चाहते हो तुमने क्या कोई पेन खरीदा है, मतलब कि आप कहना चाह रहे हो कि तुम यार कभी पेन वैन खरीदते नहीं हो, तो आपने कहा क्या तुमने कोई पेन खरीदा है, कोई, हैव यू बॉट एनी पेन्स। ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों फर्क। चलिए अगले नियम की बात करते हैं। ऑल इज यूज्ड एज इनडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल का इस्तेमाल आप कहां करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, ऑल इज यूज्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउन टू कन्वे द सेंस ऑफ टोटल, यानी कि सब कुछ, सारे की बात करनी है तो आप ऑल का इस्तेमाल करते हो। ईच एंड एवरी, यानी कि वहां पर जितने भी हैं और उनमें से भी हर एक की बात जब करनी होती है तब आप ऑल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि लोग और वस्तुएं दोनों की तरफ ही बात की जाती है। इज इट क्लियर, जैसे ऑल ऑफ अस लव पीस, यानी कि हम में से हर कोई, ऑल ऑफ अस। इज इट क्लियर, ऑल ऑफ अस यानी कि हम जितने भी हैं और उनमें से भी सारे, शांति की शांति अच्छी लगती है हमें। ठीक है, तो ऑल ऑफ अस। इसी तरीके से वी ऑल वांट टू कम इन, हम में से हर कोई अंदर आना चाहता है, ऑल ऑफ अस वांट टू कम इन। इज इट क्लियर, ऑल ऑफ दीज पेन्स। अब दोस्तों देखो ये दोनों बात हो गई पर्सन्स के लिए, कि आप अगर ये कहना चाहते हो कि भाई लोग जितने भी हैं और उनमें से भी हर कोई, तो उनके लिए आप ऑल का इस्तेमाल कर लेते हो। ऑल का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी किया जा सकता है, कैसे, इस तरीके से, ऑल ऑफ दीज पेन्स, ये जितने भी पेन हैं वो क्या हैं, आर कॉस्टली, कीमती हैं। इसी तरीके से ही गेव हिज ऑल, उसने अपना सब कुछ, उसने अपना सब कुछ यानी कि उसके पास जो भी धन दौलत जायदाद थी, वस्त्र गाड़ी घोड़ा प्रॉपर्टी पैसा धेला सब कुछ, टू द पार्टी, यानी अपनी किसी पार्टी को उसने ये सब कुछ दे दिया। तो ये निर्जीव चीजों के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए बात हो रही है। इज इट क्लियर, तो ऑल का इस्तेमाल दोस्तों आप पर्सन्स के लिए भी और ऑब्जेक्ट्स के लिए भी, दोनों के लिए कर सकते हो। शर्त क्या है कि आपको ये सेंस देना है कि जो भी हैं वो सारे के सारे, तमाम, हर एक। ठीक है, तो वहां पर आप ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला नियम सम। अब बात करते हैं सम की। सम इज यूज्ड एज इनडेफिनिट प्रोनाउन टू कन्वे द सेंस ऑफ ए बिट। ऑल में आपको क्या मतलब दिख रहा था, सारा का सारा, तमाम। ठीक है, अब दूसरी प्रोनाउन है आपके पास इनडेफिनिट में, वो क्या है, सम। और सम का क्या अर्थ निकलता है, कुछ, थोड़ा सा, लिटिल या ए बिट। ठीक है, और ये भी नंबर एंड क्वांटिटी, यानी कि संख्या और मात्रा दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, नंबर एंड क्वांटिटी। जैसे सम ऑफ द बॉयज, यानी कि कुछ लड़के अच्छे खिलाड़ी हैं, सम ऑफ द बॉयज यानी कुछ लड़के, तो यहां पर आप गिनती बता रहे हो ना, नंबर, कि भाई जितने लड़के हैं उनमें से कुछ लड़के अच्छे खिलाड़ी हैं, सम ऑफ द बॉयज। तो यहां पर सम ने कौन सा अर्थ दिया है, नंबर का। ठीक है, इसी तरीके से सम ऑफ द शुगर, यानी कि कुछ चीनी, हैज बीन कंज्यूम्ड, यानी खर्च हो चुकी है या खपत हो चुकी है। अब यहां पर ये नंबर नहीं बता रही है, चीनी कभी भी आप नंबर नहीं बताते हो, चीनी की मात्रा बताते हो। ठीक है, कभी आपने गिने कि भाई चीनी के जी 1 लाख दाने मैंने चाय में डाल दिए, नहीं, कभी नहीं गिनते हो। बाल कभी गिनते हो, नहीं गिनते हो। तो इसी तरीके से ये जो ऐसी चीजें हैं जिनकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो, इनकी आप मात्रा बताते हो, क्वांटिटी बताते हो, इनका नंबर नहीं बताया जाता, इनकी क्वांटिटी बताई जाती है, मात्रा। तो सम ऑफ द शुगर हैज बीन कंज्यूम्ड, यानी कि कुछ चीनी खर्च हो चुकी है। तो सम की मदद से आपने दोस्तों देख लो, नंबर भी बता दिया और क्वांटिटी भी बता दी। जहां पर जैसी जरूरत पड़ेगी वहां पर आप सम का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे नंबर बताना हो चाहे क्वांटिटी बतानी हो। ठीक है, इज इट क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक। अच्छा, तो दोस्तों यहां पर ये 10 ही हमारे पास नियम है इनडेफिनिट प्रोनाउंस में, छोटा ही टॉपिक है, लेकिन ये मत सोचना कि जी छोटा टॉपिक है तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो। अक्सर जो है लोग पर्सनल प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यहां तक अपना अध्ययन सीमित रखते हैं, और ये जो बाद वाले टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको अवॉइड नहीं करना है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। देख लीजिए कितने इसमें रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, मतलब नियम हैं जो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं,
लेकिन उसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो है, उसके नीचे आधारभूत सिद्धांत जो है कि क्यों आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हो, वो पता नहीं होता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनसे रिलेटेड आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो अवेलेबल हों उनको आप प्रैक्टिस करके देखिए और इन प्रिंसिपल्स से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव प्रोनाउंस का टॉपिक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बचता है, उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। और चलते चलते आप सबसे एक विनम्र निवेदन, चलिए निवेदन तो बाद में, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन हमने जो अपना ट्रेंड स्टार्ट किया है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक बहुत फेमस अभी करंट अफेयर्स में कुरील आइलैंड्स, ये कुरील आइलैंड्स आजकल चर्चा में है, QKURIL, कुरील आइलैंड्स। जो बच्चे अभी आने वाले 1-2 महीने में कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं या इवन सिविल सर्विसेज भी देने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुरील आइलैंड्स। ये एक टापुओं का समूह है और आपको ये बताना है कि ये किन 2 देशों के बीच में स्थित हैं। ठीक है, ये भारत के नज़दीक नहीं है, इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये 2 देशों के बीच में है और दोनों ही देश आज के समय में करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो मैं कोशिश आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। इस वीडियो को जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो उसके बाद में दोस्तों कमेंट करके इस सवाल का जवाब देना कि कुरील आइलैंड्स किन 2 देशों के बीच में स्थित है। और जो भी बच्चे सही जवाब देंगे उनके कमेंट्स को मैं लाइक ज़रूर करूँगा ताकि उन्हें पता चल जाए कि उनका जवाब सही है, और कल इसका सही जवाब मैं भी उन कमेंट्स सेक्शन में अपलोड करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलते चलते आपसे एक बार फिर से विनम्र निवेदन, आप हालांकि काफ़ी आप लोगों ने चैनल को प्यार और स्नेह दिया है, काफ़ी सब्सक्राइबर्स और शेयर बढ़ गए हैं, बट फिर भी मेरी आपसे अभी भी गुजारिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, विद्यार्थियों को इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि कोई बच्चा ऐसा ना रह जाए जिसके मन में ये दुख रहे कि जी मैं गवर्नमेंट सर्विस नहीं ले पाया, क्योंकि मेरे को इंग्लिश की प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल पाई थी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।